चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं। देखते हैं सवाल क्या दिया है। ए पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज 3 इंटू 10⁻⁻7। मान लीजिए ये हमारे पास एक पॉलिथीन का पीस है, ठीक है। इसको वूल के साथ, ये वूलन है, ये है वूल, और इसके साथ हम इसको रब करते हैं। ये हुआ पॉलिथीन और वूल के साथ इसको रब कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो पॉलीथीन पीस है, इसके साथ रब करने के बाद इस पे निगेटिव चार्ज आ गया। मान लीजिए इस पे आ गया माइनस का क्यू चार्ज। क्यू की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इतना चार्ज इस पे नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। आपको बताना है इस पे से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए और किससे किस पे हुए, ठीक है ना। ये बताया ना, फ्रॉम विच टू विच, किस से ट्रांसफर किस पर हुए, किस बॉडी से किस बॉडी पर ट्रांसफर हुए। देखो जो बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है, ये समझो उस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो वूल से इलेक्ट्रॉन चले और इस पे जाके इलेक्ट्रॉन, पॉलीथीन पे जाके इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉलीथीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स चले गए। तो वूल से इलेक्ट्रॉन, तो वूल तो हुआ इलेक्ट्रॉन्स का डोनर, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है ये तो है डोनर, डोनर, और ये है पॉलीथीन जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ये है एक्सेप्टर, लेने वाला एक्सेप्टर। तो जो डोनर होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसने दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, और पॉलीथीन ने लिए तो उस पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। चार्ज कितना आया है वो मैंने बता दिया आपको। माइनस से तो इतना पता चल रहा है कि पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, इलेक्ट्रॉन्स को लिया है। कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं अगर वो निकालना है, तो फॉर्मूला होता है हमारा Q इज इक्वल टू N इंटू ई। यहां से अगर हम N की वैल्यू निकाल लें, नंबर ऑफ, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो ये कितने हैं हमारे, तो N की वैल्यू निकाल लेंगे हम Q बटे E। Q की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻7, और बटे में E होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 10⁻⁻90। इसको सॉल्व कर लो, 3/1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर जाके 10⁻+12 बच गया हमारा। अब जरा इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट हटाओ, 30, 16 से 30 को करते हैं तो 16 1 जा 16, और फिर बचता है 14, तो 16 8 जा, और मैं 1 मिनट उससे करके देख लेता हूँ, 7, ये आ गया 1.875, ये आ गया जी आपका, इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका मतलब वूल से 1.875 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स पॉलीथीन के ऊपर चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे ट्रांसफर, 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहां से एक और बात बताएं आपको। इन्होंने सेकंड, ये तो हो गया, ये समझ लीजिए हमारा पार्ट नंबर ए। बी पार्ट में इन्होंने पूछा है, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्या यहाँ पर कोई मास का भी ट्रांसफर हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन में भी तो मास होता है, इलेक्ट्रॉन में कितना मास होता है? अगर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन में मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। बहुत कम होता है पर होता तो है ना इलेक्ट्रॉन में मास, हाँ बिल्कुल होता है।
तो इसका मतलब आपने जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया तो इसका मतलब एक मास भी तो ट्रांसफर हुआ। तो किससे हुआ? इधर तो था आपके पास पॉलीथीन, ये तो था पॉलीथीन, और इधर था वूल, ये था वूल आपका, इस तरीके से ये था वूल। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, वूल है इलेक्ट्रॉन देने वाला और पॉलीथीन है इलेक्ट्रॉन लेने वाला। इसका मतलब वूल का तो मास क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन चले गए इसके पास से, तो वूल का तो मास डिक्रीज हो गया, वूल का मास क्या हो गया, मास डिक्रीज हो गया, घट गया, और पॉलीथीन का मास इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। पॉलीथीन का मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया या बढ़ गया। तो इन्होंने पूछा था कि क्या यहाँ पर एक कोई मास ट्रांसफर भी होगा, तो बिल्कुल हुआ है। तो वो क्या हुआ है, वूल से मास पॉलीथीन पर ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि वूल से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर ट्रांसफर, भले ही इलेक्ट्रॉन में कम मास होता है पर होता तो है ना, ट्रांसफर तो हुआ। तो इसलिए इसका आंसर कहेंगे कि हाँ, इन्होंने पूछा था इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास, तो आप कहोगे यस, हियर ट्रांसफर ऑफ मास एग्जिस्ट, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसमें क्या कहा है, पार्ट ए पढ़ते हैं पहले। टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर ए एंड बी। देखो जी, हमारे पास दो चार्ज्ड स्फीयर हैं कॉपर के, और एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक, एक का नाम ए है, एक का बी है। हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। उनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है, ये दे रखी है। उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, अगर उन पे हर एक पे चार्ज, इस पे पहले वाले पे चार्ज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, और दूसरे पर भी सेम यही 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, दोनों पे सेम चार्ज है। और उनकी जो रेडियस है दोनों की वो बहुत कम है। ठीक है, मतलब बहुत छोटे हैं, ये जो स्फीयर है ये बहुत छोटे हैं जिन पे चार्ज है। अब इनको 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख दिया, तो अब बताना इनके बीच में म्यूचुअल फोर्स, इनके बीच में लगने वाला म्यूचुअल रिपल्शन। अब देखो, दोनों पे सेम चार्ज है, इस पे भी प्लस है, इस पे भी प्लस है, दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब ये फोर्स ऑफ रिपल्शन का फॉर्मूला क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में R²। Q1 है पहले उस पर चार्ज, और Q2 है दूसरे स्फीयर पर चार्ज। इनके बीच का फोर्स निकल आएगा इस फॉर्मूले से, निकालो इसको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हो गई 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁻7। Q2 की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁻7। बटे में इनका बीच का गैप 50 सेंटीमीटर। एक काम करो, 50 सेंटीमीटर है, इसको 100 से डिवाइड कर लो तो ये मीटर में बदल जाएगा, तो 50/100 मीटर। इसे काटोगे तो 1/2 मीटर आ जाएगा। तो उठा के यहाँ रखो, 1/2 का स्क्वायर, ये चला जाएगा ऊपर, तो 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू ये नीचे 1/2 का स्क्वायर जो बनेगा वो बन जाएगा 1/4। और 10 की पावर देखो कितनी बच रही, तो 10 की पावर बची -5। 10⁻⁻7 -7 तो माइनस का 14, और प्लस का 9 तो माइनस का 5 बच गया। 4 ऊपर चला गया, तो ये आ गया 9 इंटू में 4 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻5। जरा इनको करता हूँ मल्टीप्लाई, देखता हूँ क्या आ रहा है, एक मिनट बस। ये आ रहा है सॉल्व करके 152.1 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। इसे सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.52, एक मिनट, एक मिनट दोबारा कर दो शायद।
कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, एक मिनट दोबारा करता हूँ। ये आ रहा है 1521 इंटू 10⁻⁻5। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.521 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ये हो गया हमारा आंसर। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा, तो 1.521 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। चलो अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। इसमें क्या कहा है, इसमें बोला व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द अबव अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। अगर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो कर दें हम आधी पहले से, तो आधी कर दोगे तो इसका मतलब पहले कितनी थी देखो 50, आधी कर दो, तो आधी कर दी तो वो हो गई 25 सेंटीमीटर। और चार्ज को कर दे डबल, चार्ज कितना था 6.5, 6.5 का डबल कर देंगे तो 13 हो जाएगा। देखो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 और इंटू में इसका डबल कर दोगे तो ये आ जाएगा 13 इंटू 10⁻⁻7। तो ये आ गया 13 इंटू 10⁻⁻7, 13 इंटू 10⁻⁻7। चलो जी ये आ गया आपके पास। अब इसका फोर्स निकाल लो दोबारा से। फॉर्मूला वही 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे में R²। इन्होंने पूछा कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो फोर्स अब कितना होगा, तो निकाल लो इसे भी। इसे लिख लो 9 इंटू 10⁹। Q1 की वैल्यू 13 इंटू 10⁻⁻7, 13 इंटू 10⁻⁻7, ये भी 13 है। और बटे में R की वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, 25 को 100 से कर लो डिवाइड, ये बन गया मीटर 1/4। तो ये बन गया 1/4 का स्क्वायर। 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 1/16, वो ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया 9 इंटू 16 इंटू 13 इंटू 13 और इंटू 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 आ गई है। चलो इसे सॉल्व कर लो, एक मिनट इसे भी देख लेता हूँ क्या आ रहा है। ये आ रहा है 24336 इंटू 10⁻⁻5। इसको आप 0.24336 न्यूटन भी लिख सकते हो। शायद आंसर में 0.24 दे रखा खाली, तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ सकते हो आंसर को 0.24 न्यूटन करके भी छोड़ सकते हो, ठीक है, पर आंसर एक्यूरेट तो यही है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था, कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, क्या दिया है जरा समझते हैं। फिगर 1.30, इसी फिगर का नंबर है ये 1.30, समझ लीजिए। शोज ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल, 3 चार्ज पार्टिकल हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। गिव द साइंस ऑफ द 3 चार्जेस। तीनों चार्जेस को बताना है कि उनके साइन क्या क्या है, मतलब कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। विच पार्टिकल हैज़ हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो, और उनमें से किस पार्टिकल का चार्ज का मास के साथ जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा देखो एक बात समझने की है, यहाँ 3 पार्टिकल ऐसे आपके पास 2 प्लेट लगी हुई है, एक प्लेट ये, एक प्लेट नीचे, ठीक। पहली प्लेट ऊपर वाली उस पर तो है प्लस चार्ज, और नीचे वाली जो है वो है माइनस चार्ज। अब सुनो, यहाँ पे 3 पार्टिकल गए, मान लीजिए यहाँ से एक पार्टिकल गया 1। अब ये पार्टिकल यहाँ से जाके यहाँ पे एकदम इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, 1 वाला जो पार्टिकल है, ये देखो यहाँ से जाके ऐसे अट्रैक्ट हुआ, ये 1 वाला जो पार्टिकल है इस तरफ गया, ये इस तरफ, ये 1 वाला। अब सोचो खुद ही, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उस पर कैसा चार्ज होना चाहिए, माइनस। इसका मतलब इस पर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। Q1 कह दो इस पर चार्ज, पर होगा माइनस में। ऐसे ही दूसरे नंबर का जो गया चार्ज, वो भी पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो उस पर भी कैसा चार्ज होगा, माइनस। उस पर मान लिया हमने कितना चार्ज है, -Q2। अच्छा जो तीसरा चार्ज, वो गया नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ गया तीसरा चार्ज, तो उस पर कैसा
चार्ज होगा प्लस, क्योंकि नेगेटिव प्लेट की तरफ तो अट्रैक्ट होगा प्लस चार्ज और पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा माइनस चार्ज बच्चों। ठीक, तो इतना तो पता चल गया हमें कि फर्स्ट वाले चार्ज कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव, और जो सेकंड वाला पार्टिकल है उस पे चार्ज कैसा है, उस पे भी नेगेटिव है, और जो थर्ड वाला चार्ज है उस पे कैसा, मतलब थर्ड वाला जो पार्टिकल है उस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तीन। अब ये भी पता करना हमको कि इनमें से जिस पे चार्ज और मास का जो रेशो है सबसे ज्यादा किसके पास है। अब एक बात बताओ, जिस पे ज्यादा चार्ज होगा वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, जिस पे ज्यादा मास होगा वो कम डिफ्लेक्ट होगा, मास की वजह से वो रेजिस्ट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन उस पार्टिकल का ज्यादा होता है जिसका चार्ज ज्यादा हो, या इसे ऐसे भी कह सकते हो कि डिफ्लेक्शन उस पार्टिकल का ज्यादा होता है जिसका मास कम हो, मतलब ये डिफ्लेक्शन चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है और मास के इनवर्सली। भाई कोई भी भारी चीज होगी उसको डिफ्लेक्ट होने में टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए मास बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन घटेगा, लेकिन जो ज्यादा चार्ज होगा उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। तो दोनों बातें इनको इकट्ठा कर लो, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल होगा Q बटे M के, जिसका Q ज्यादा होगा और मास कम होगा वो उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। अब हमें यही पता लगाना है कि जिसका Q बटे M की वैल्यू हाईएस्ट होगी, तो इसमें हमें ये पता चल गया कि Q बटे M पूरा का पूरा हाईएस्ट तब होगा जब डिफ्लेक्शन हाईएस्ट होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो Q बटे M की वैल्यू हाईएस्ट तब होगी जब डिफ्लेक्शन भी हाईएस्ट होगा बच्चों, ठीक है। तो हाईएस्ट डिफ्लेक्शन होने के लिए सोचो इन तीनों फिगर में कौन सबसे जल्दी डिफ्लेक्ट हो रहा है, किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है। देखो ये जो वन वाला पार्टिकल है इसने तो यहाँ से डिफ्लेक्ट होना शुरू किया था जहां ये एरो बनाया है, देखो मैं यहाँ राउंड कर देता हूँ, इसने यहाँ से डिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ। जो 2 वाला है थोड़ा आगे से डिफ्लेक्ट होना शुरू किया इसने, और जो 3 वाला है वो इससे भी आगे डिफ्लेक्ट होना शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब सबसे कम टाइम में कौन डिफ्लेक्ट हो रहा है, 3 वाला पार्टिकल, क्योंकि देखो इसको सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस में डिफ्लेक्ट हो गया, इतनी डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक की डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक की। अब ये इससे ज्यादा डिस्टेंस में डिफ्लेक्ट हुआ और ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस में डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसका मतलब सबसे कम डिस्टेंस डिफ्लेक्ट होने के लिए किसको लगी, पार्टिकल नंबर 3 को। इसलिए सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसके पास है, पार्टिकल नंबर 3 के पास है। तो इसीलिए पार्टिकल नंबर 3 का जो चार्ज और मास का रेशो होगा वो हाईएस्ट होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं या ये कह लो, ऐसे लिख, पूरी बात लिख देता हूँ। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर deflection is highest of particle 3, पार्टिकल 3 का डिफ्लेक्शन हाईएस्ट है, सो इट हैज हाईएस्ट Q बटे M रेशो। तो इसलिए Q बटे M का रेशो इसके लिए हाईएस्ट है। तो आंसर हो गया हमारा थर्ड, पार्टिकल नंबर 3 का चार्ज बटे मास का रेशो हाईएस्ट है बच्चों, ठीक है। तो आसान था ये तो, खैर चल आगे बढ़ते हैं।